झारखंड का जो बेसिक इंट्रो है वो तो देख लिए थे, लैटिट्यूड देख लिए थे, लॉन्गिट्यूड देख लिए थे कि कहाँ पे सन का लाइट कैसे गिरेगा, सीधी रेखा में कब गिरेगी, ये सब टर्म देख लिए थे। फिर हम आप लोग को वर्क दिए थे कि कम से कम झारखंड का जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस एग्जाम का, वो देख लीजिएगा। और लगभग किसी का सिलेबस तो एक जैसा है, जेएसएससी का। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जेएसएससी का जो सिलेबस है वो देख के आइएगा। कल सरकार ने कई सारी नियमावली में क्या किया, संशोधन किया, और उसमें कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी लागू किया है। हिंदी इंग्लिश भी जोड़ दिया है, संस्कृत भी जोड़ दिया है, 10-12 की बाध्यताएं भी खत्म हो गई है। लेकिन आगे वाली जो कहानी है वो अंधेरे में ही अभी तक रहा कि वो नियोजन नीति में 60-40 का प्रावधान, ये क्या प्रावधान किया है उसको लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। देखिए क्या क्लैरिफिकेशन होता है, इस तरह तो मांगना ही चाहिए। जब तक पता नहीं चलता है, फॉर्म आगे उसको क्लियर नहीं करता है। कल तो केवल प्रेस वार्ता में आप लोग भी इतना ही सुने होंगे कि जो हाँ नियमावली दोनों था, और कोर्ट ने जो कहा था कि जो पॉइंट गलत है उसको केवल विलोपित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, इतना ही बात था। तो अभी जो पुराना सिलेबस हम लोग के पास है जेएसएससी का, हम उसी पे बात कर रहे हैं। वो आप लोग के पास है, देखें। नहीं, स्पष्ट किया है कि 3 क्षेत्रीय भाषा में और जोड़ा जाएगा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। हाँ, इस तीनों को जोड़ने के बाद कहा गया है, हिंदी, संस्कृत और उसमें है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत और क्या कह रहे हैं हम लोग, इंग्लिश, इन तीनों को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ने का बात कहा गया है। ये तो कहा गया है। हाँ, भाषाओं की संख्या बढ़ गई, अब 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया इससे। हाँ, 3 नया भाषा जोड़ने के बाद कहा गया। यानी अगर किसी का मान लेते कि नागपुरी या खोटा वगैरह नहीं आता है तो वो फिर से हिंदी को ले सकता है, प्रेफर कर सकता है। ठीक है, तो इंट्रो हम लोग समझ लिए थे कि झारखंड का पॉलिटिक्स में क्या जगह है। कि 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से क्या हुआ था, अलग हुआ था। उसके लिए एक एक्ट आया था, एक्ट कैसे पास किया समझ में आया। फिर हम लोग ज्योग्राफी में देखे कि झारखंड कैसे बना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसमें छोटनागपुर का पठार और राजमहल ट्रैप है। फिर हिस्ट्री में हम लोग बात की कि झारखंड का पहला उल्लेख कहाँ मिला, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें पहली बार उल्लेख मिला। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड शब्द का पहली उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला। वो ताम्रपत्र किसका था, नरसिंह देव द्वितीय। और झारखंड को अलग करने का या बिहार से पृथक करने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो 1912 को स्टार्ट हुआ था, है ना। तो बेसिक इंट्रो हम लोग देख लिए थे कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक है। जिसमें हमारा दक्षिणी जिला क्या था, पश्चिमी सिंहभूम, और उत्तरी जिला क्या था, साहेबगंज। उत्तरी क्या था, साहेबगंज। फिर हम लोग देशांतर देखे थे, कहां से कहां तक, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। ईस्ट की वेस्ट, दोनों ही ईस्ट, वेरी गुड, दोनों ईस्ट। इसलिए हमारा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया था, गढ़वा। और पूर्वी वाला तरफ में, चलिए। और फिर हम लोगों ने सारा टर्म लगभग बेसिक जो होता है कि देख लिए थे। पहले 18 जिले थे, बाद में कितना हो गया, 24 जिला हो गया। पहले 4 प्रमंडल थे, बाद में 5वां प्रमंडल आया, कोल्हान प्रमंडल। तो आज हम लोग झारखंड का जो पुराना वाला सिलेबस है, क्योंकि अभी तक तो नया सिलेबस मिला नहीं है, तो जो पुराना सिलेबस अभी तक है जेएसएससी का, उसी पे बात करेंगे। हो सकता है कि झारखंड का फिर से सिलेबस ना बदले। जो झारखंड पोर्शन का सिलेबस है, उम्मीद कर सकते हैं कि वो चेंज ना हो। यहाँ हो तो कुछ भी सकता है, झारखंड है, कभी भी कुछ हो सकता है। पता चला कि कल आप एग्जाम देने वाले हैं और कहेगा कि आज हमने सिलेबस बदल दिया। अभी हाई स्कूल टीचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कुछ जो संस्कृत वाले लोग हैं, भैया लोग हैं, उन लोग सीनियर लोग हैं, उन लोग से बात हो रहा था। तो उन लोग का कहना था कि जब एग्जाम दिए उस समय कहा कि संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अब कह रहा है कि संस्कृत से आपका पीजी होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंटेशन में गया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, बीच में 2019 के आसपास संशोधन हुआ है, जिसके आधार पे क्या चाहिए, अब पीजी चाहिए।
तो मतलब झारखंड है। कब संशोधन हो जाए ध्यान रखना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ केवल पढ़ना नहीं होता है, लड़ना भी पड़ता है ना। तो झारखंड का जेएसएससी सिलेबस को देखिए, हम एक बार फिर से आप लोगों को लिखा देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक होता है झारखंड का इतिहास। सिलेबस में पहला क्या लिखा हुआ है? झारखंड का इतिहास। और सिलेबस एकदम याद होना चाहिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास। अब इसमें सारा इतिहास आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर देखिएगा सिलेबस में थोड़ा दूर जाने के बाद क्या लिखा है? स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का योगदान। जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट हुआ है झारखंड, भारत को आजाद करने के लिए जो मूवमेंट चला है, उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा। तो ये इतिहास का ही ना पार्ट होगा। इसका मतलब इतिहास के अंदर ज्यादा ध्यान से हम लोग को क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन कहने का मतलब 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, झारखंड में हम लोग का जो हुआ मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, कोल विद्रोह, यानी इन सब पे क्या देना है? विशेष ध्यान देना है। पॉइंट समझ में आया कि झारखंड का इतिहास लिखा है, उसमें फिर क्या लिखा है? स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का योगदान। लिख लिए? नेक्स्ट क्या लिखा है? झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल। और भूगोल लिखने के बाद फिर से कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अलग से लिखा है खान खनिज। भूगोल में ही ना आता है मिनरल्स, लेकिन सिलेबस में फिर से थोड़ा दूर जाने के बाद लिखा है। क्या लिखा है? खान खनिज। यानी सिलेबस को डिफाइन भी किया है कि भैया भूगोल पढ़ना है तो आपको ध्यान कहां देना है? खान खनिज पे देना है। ये कहां से क्या मिनरल्स मिलते हैं, क्या ओर मिलते हैं, कितने अमाउंट में मिलते हैं, प्रोडक्शन में कितना है, हम लोग रिजर्वेशन में कितना है, ये सारा टर्म भी देखना होगा। कितना खान खनिज का उत्पादन हो रहा है, टन में कितना हो रहा है, उसका वैल्यू कितना हो रहा है। फिर क्या लिखा है? उद्योग। बहुत ज्यादा उद्योग तो झारखंड में है नहीं, उद्योग धंधे हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है नहीं। हम लोग दो ही चीज पे टिके हुए, एक क्या? हमारा कृषि। हमारा झारखंड कैसा है? कृषि प्रधान देश है, तो एक तो है हमारा कृषि, और दूसरा जो हम लोग टिके हुए वो क्या है? माइनिंग वगैरह में, जो भी हमारे यहाँ पर कोयला वगैरह, लोहा वगैरह का उत्पादन होता है। तो सिलेबस क्या है? भूगोल। भूगोल के अंदर खान खनिज, उद्योग, और इसी में टर्म स्पेसिफिक क्या? स्थान, लोकेशन। कुछ भी यूनिक जगह का क्या पूछ सकता है? वो नाम पूछ लेगा आपसे कि ये जगह कहां पर है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या पूछा गया है? झारखंड की सभ्यता। इसके बाद सिलेबस में क्या है? झारखंड की सभ्यता। और साथ ही में क्या लिखा हुआ है? संस्कृति। मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड की आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा है, नहीं ना? झारखंड के पूरा कला संस्कृति की बात कर रहा है, यहाँ के सिविलाइजेशन का बात कर रहा है, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। तो झारखंड में दो टर्म अभी बहुत चर्चा में, एक तो आदिवासी मूल निवासी। जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो क्या कहते हैं? आदिवासी मूलवासी की सरकार है, हम आदिवासी मूलवासी के हित की बात करते हैं, कहते हैं ना। तो वही वाली बात है कि सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ के लोगों का सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है? क्योंकि हमारा झारखंड जो बिहार से पृथक हुआ था, अलग हुआ था, इसमें बहुत बड़ा योगदान क्या था हमारा? सभ्यता और संस्कृति का। क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग क्या है? प्रकृति पूजक है, प्रकृति को प्रेम करने वाले हैं। यहाँ के लोगों का धर्म कैसा है? जीववाद है, आत्मावाद धर्म है। तो हमारा जो संस्कृति है और सभ्यता है, इसके बारे में पढ़ना है। अलग अलग हम लोग का पेंटिंग है, कोहबर, जादू कोटिया, कोमकंठ, सोहराय। तो ये सब जो कला है पुरानी, हम लोग का ढोकरा कला है, ढोकरा कला। तो ये अलग जो हमारा अलग बना रहा है, अलग पहचान बना रहा है, वो हम लोग कहां पढ़ना होगा? सभ्यता और संस्कृति में। इसके बाद सिलेबस में क्या दिया हुआ है? झारखंड में क्या? हाँ, भाषा एवं साहित्य। वेरी गुड, एक टॉपिक ये भी दिया हुआ है, भाषा एवं साहित्य। मतलब जितने सारे क्षेत्रीय भाषा है वो सारे की भाषा के बारे में, कि उसका
उत्थान कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, मुंडा भाषा कहां से आया, किस ओरिजिन का भाषा है, ठीक है, संथाली कहां से आया, कुड़ुक भाषा को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का आर्ट एंड कल्चर, उसका लैंग्वेज होगा ना, भाषा होगा। अब भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और तो कुछ है नहीं। तो हम अपना सभ्यता को लोगों को बताएंगे कैसे, ये हमारी सभ्यता है, भाषा के माध्यम से। तो हमको भाषा और उस भाषा का अपना क्या होगा, साहित्य। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं देखिएगा, जो भी बुक होते हैं, कि जो बुक लिखा हुआ है, नागपुरी का कोई बुक है, संथाली का कोई बुक है, संथाली ग्रामर लिखा गया है, संथाली का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उरांव भाषा है, कुड़ुक भाषा बोलते हैं, उसका अपना लिपिट है, अपना क्या स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ऐसे, इसको क्या कहते हैं, रोमन कहते हैं। इंग्लिश में जो हम लोग एबीसी लिपि क्या है, रोमन है। हिंदी वाला क्या है, देवनागरी। वैसे उरांव का भी है, तोलोंग सीखी। बांग्ला का भी है, बांग्ला का भी अपना लिपि है ना। तो उरांव का क्या हो गया, तोलोंग सीखी। फिर मुंडा का क्या हो गया, हो का भी अपना लिपि होगा, हो का भी होगा, संथाल का भी होगा। जब आगे पढ़ेंगे हम लोग सारा का देखेंगे, संथाली का लिपि क्या है, उरांव का लिपि क्या है, मुंडा का लिपि क्या है, हो का लिपि क्या है, खड़िया का लिपि क्या है। जो हिंदी में लिखा रहेगा वो तो देवनागरी, लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई लिपि है। इंग्लिश में तो क्या होगा, रोमन कहलाएगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, भाषा साहित्य, मतलब क्षेत्रीय भाषा, उसमें पंच परगनिया भी आ जाएगा, कुरमाली भी आ जाएगा। अब कुरमाली के कोई लेखक है, कुछ बुक लिखा है, वो जो बहुत फेमस है, उसको हम लोग जानेंगे। क्या संथाली में किसी लेखक को मान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उसको जानना होगा ना कि संथाली में किसको मिला। और झारखंड का अगर किसी को मिल गया तो और ज्यादा जानना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ एकदम सही है। आगे बढ़े, इसके बाद क्या पढ़ना है, झारखंड की अर्थव्यवस्था। झारखंड की अर्थव्यवस्था, मतलब ज्योग्राफी से तो पता चला कि ये माइनिंग मिल रहा है, ये खान खनिज हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था से हम लोग को क्या पता चलेगा कि भैया जो भी हमारे यहाँ पर खान खनिज है या खेती कर रहे हैं, उसे पैसा कितना आ रहा है, इनकम क्या हो रहा है। इनकम रहेगा तभी तो काम चलेगा। भैया खान खनिज खाली बेच दे रहे हैं और इनकम कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या झारखंड का डेवलपमेंट हो पाएगा। यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हमारा बजट पेश हो रहा है ना, बजट पेश। तो उस बजट में कहां पे खर्चा किया जाएगा, किस सेक्टर में कितना खर्चा किया जाएगा, खेती में कितना किया जाएगा, उसके बाद रोड बनाने में कितना किया जाएगा। यानी सारे टर्म को हम लोग को जानना होगा कि किस सेक्टर में कितना खर्चा करेंगे और इनकम कितना आएगा। उसी को तो अर्थव्यवस्था कहते हैं ना। मतलब आय व्यय दोनों चाहिए हम लोग को, कि कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं और कितना हम लोग का इनकम होगा। इसका मतलब इसमें बजट पे विशेष ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे, बाकी टर्म तो पढ़ेंगे ही कि मुद्रास्फीति क्या होती है, झारखंड में क्या स्थिति है, गरीबी की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये टर्म तो हम लोग पढ़ेंगे ही। झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है, तो इसमें किस किस चीज की खेती की जाती है, किस चीज का हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, किस चीज का हम लोग आयात करते हैं। सब लोग के पास पपीता बहुत होता है, तो पपीता हम लोग बाहर राज्य को भेजते हैं। पपीता का फसल अच्छा होता है, यहाँ पर फलन अच्छा है, तो ये कहाँ जाएगा, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। ये सारे चीज की खनिज से कितना लाभ हो रहा है, झारखंड के कितने लोग हैं जो बाहर स्टेट में या दूसरे देश में जाके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस मामले में झारखंड किस स्थान पे है। झारखंड के कितने लोग एनआरआई हैं जो बाहर से क्या कर रहे हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश के जीडीपी में सपोर्ट कर रहा है या राज्य के जीडीपी में सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो टर्म है वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग को बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इस पे तो ध्यान देना ही है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जब सेंट्रल लेवल का आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते होंगे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो झारखंड का अलग हुआ 2000 के बाद से टाइम की बात करें तो जो भी पंचवर्षीय योजना रही होगी उसमें झारखंड के लिए भी तो कुछ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना तो शुरू से बन रहा है, बहुत पहले से। देश आजाद हुआ 1952 के आसपास से चालू हो गया 5 ईयर प्लान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से। और चला कब तक, मोदी जी के आने से पहले। मोदी जी आए और उसको क्या कर दिए, नीति आयोग लेके आ गए, उसी को चेंज करके लाया ना। लेकिन जब हमारा झारखंड वर्ष 2000 में अलग हुआ, उस समय क्या चल रही थी, पंचवर्षीय योजना है।
तो उस पंचवर्षीय योजना में झारखंड को क्या मिल रहा था, उस समय झारखंड का क्या डेवलपमेंट हो रहा था, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहा था, वो कहां पढ़ना होगा, यहीं पर पढ़ना होगा हम लोग को। ठीक है, यानी 5 ईयर प्लान में झारखंड का क्या स्थिति रहा। फिर जैसे ही हमारे यहां पर इंडस्ट्री लगेगा, अर्थव्यवस्था के लिए इंडस्ट्री लगा होगा, तो लोग को क्या करना पड़ा होगा, विस्थापन। अब एचईसी बना, ये तो बात नहीं कि एचईसी खाली ही था, वहां लोग रहते होंगे, उसको हटाया गया होगा, उसको मुआवजा दिया गया होगा, तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, तो कहां किसको विस्थापन किया गया, ये भी जानना होगा। तो विस्थापन और पुनर्वास नीति जो हम लोग कहते हैं कि लोग को कहां से हम लोग चेंज कर दिए, कहीं और जाकर बसाएं, इस सिस्टम में जो खर्चा हुआ, कितने सरकार कहते हैं कि आपका जमीन चला जाएगा तो क्या पैसा देंगे, ये सेक्टर हम लोग कहां देखेंगे, अर्थव्यवस्था। इसके बाद देखिएगा आपका सिलेबस में अलग से लिखा रहता है विकास योजनाएं, मतलब सरकार के द्वारा जितने भी स्कीम चलाए जाते हैं उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितने सारे क्या चलाए जाते हैं, स्कीम चलाए जाते हैं। तो सिलेबस में झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि पूछेगा नहीं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूछेगा नहीं। तो सर चर्चा क्यों नहीं किया गया है? भैया झारखंड की राजनीति हो चाहे देश के किसी भी कोने की राजनीति हो, वो चलेगा तो संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीएस में पढ़ना ही है। तो अलग से क्या पढ़िएगा, यहां इतना ही ना पढ़िएगा कि झारखंड का सीएम का नाम खाली अलग हो जाएगा, गवर्नर का नाम अलग हो जाएगा, यहाँ के अलग अलग जो पोस्ट में अधिकारी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उसका नाम अलग होगा, क्या आर्टिकल बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा। इसीलिए इतना चर्चा नहीं किया गया है। पर हम लोग को पढ़ना तो है। अब पंचायती राज पढ़ना है, वो सेंट्रल लेवल में ही पढ़ना है, और लेकिन झारखंड में जो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिलेबस में विशेष चर्चा किसका नहीं है? राजनीति का नहीं है, या राजनीतिक व्यवस्था का नहीं है। ठीक है, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था, इसका चर्चा है नहीं, क्योंकि हम लोग को गवर्नर के बारे में जानना है, मुख्यमंत्री के बारे में जानना है, मुख्यमंत्री का काम जानना है। ये सब हम लोग कहां पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री के पास क्या पावर होता है। जितना पावर महाराष्ट्र के सीएम के पास है उतना किसके पास होगा? लगभग बराबर ही रहेगा। यूनियन टेरिटरी तो है ही नहीं, यूनियन टेरिटरी होते तो कुछ अलग हो जाता। भले हमारे कौन, अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास पावर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या है, बाकी स्टेट का सेम रहेगा। इसीलिए इसकी चर्चा सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं की गई है। एक इसके बाद हम लोग क्या बताएं, विकास योजनाएं, झारखंड के डेवलपमेंट स्कीम, विकास योजनाएं। तो जो भी बजट वगैरह में अभी तक जितने सारी योजनाएं चल रही है, ये नहीं कीजिएगा कि आने वाला, सीधा ही कोशिश कीजिएगा कि वर्ष 2000 के बाद से लेकर 2023 तक जितनी सारी योजनाएं चल रही है उसमें जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हो, सफल रहा हो, उसके बारे में कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी। योजनाएं क्या हो सकता है, 2001 में चालू हो गया, एग्जाम में पूछ ले, 15-16 वाला पूछ ले, ऐसे करंट वाला ही पूछता है। अभी जैसे नीलांबर पीतांबर, पोटो होल, जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, तो ये सब पूछने का चांस ज्यादा है। बिरसा हरित ग्राम योजना एक साथ आया था, फिर सोना संवरण साड़ी, धोती साड़ी योजना आया था ना, तो अभी फिर आ रहा है मुख्यमंत्री सारथी योजना, दादी किचन योजना या गुरुजी किचन योजना, कैंटीन योजना, 5 रुपया या 10 रुपया में दाल भात खिलाएंगे। तो ये सब जो योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में जानकारी हम लोग को होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और लास्ट में लिखा हुआ है समसामयिक घटनाएं, ये लिखा हुआ है ना, समसामयिक घटनाएं। क्या बोले, जोर से बोलिए। हाँ, एक मिनट। समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स, जो मार्केट में चल रहा है उसको जान लेना है, क्या कुछ हो रहा है। और उसको लेकर तो क्लास आप लोग को रोज मिलता है यूट्यूब में, सर रोज डेली क्लास लेते हैं, जाइए अपना यूट्यूब चैनल में और देख लीजिए, सुबह सुबह क्लास आते रहता है सर का, है ना। तो समसामयिक घटना। इसके अलावा कुछ एडिशनल और क्या जोड़ा हुआ है?
खेल खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्तित्व। झारखंड के खेल खिलाड़ी मतलब खेल को भी जानना है, और तो सर झारखंड में कोई अलग तरह का खेल खेला जाता है? वहां खेला जाता है। हॉकी तो खेलते ही हम लोग, हॉकी हो गया, इस सब में तो है ही, हॉकी फुटबॉल इस सब में नाम है। जब जनजाति हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड की सभ्यता पढ़ेंगे, तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग खेल होता है। जैसे सोहराय पर्व के समय हम लोग बात करेंगे तो तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, उसको वेंज तुतु कहते हैं। तो अब एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए सोहराय के समय किसका आयोजन किया जाता है या उसका नाम क्या है? तो झारखंड में आप देखिए हो जनजाति के बता रहे हैं आप लोग को, उल्हान क्षेत्र में बचपन में आप लोग भी खेले होंगे, वो पत्थर रख के पत्थर से मारने वाला है ना, वो जनजाति में उस तरह का खेल खेला जाता है। तो वो जनजाति पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आएंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह के जितने सारे टर्म है, खेल है, उसके खिलाड़ी है, वो आपको सीखना होगा। और जो भी फेमस पर्सन रहा है खेल के क्षेत्र में, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा रहे, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे, चाहे वो सिल्वानोस डुंगडुंग रहे, जो भी फेमस पर्सनैलिटी रहा है उसके बारे में तो पूरा पढ़ जाना है कि जन्म कहां से हुआ, लास्ट तक कौन कौन सा अवार्ड मिला, किस खेल में अपना योगदान दिया, सारा टर्म को जानेंगे। और फिर आपका क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, झारखंड के फेमस पर्सनैलिटी, प्रमुख व्यक्तित्व, यहीं पे आ जाएंगे। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व मतलब जिन्होंने झारखंड के लिए कुछ किया है, सिंपल सी बात है। हाँ, एकदम जे.आर.डी. टाटा जी है, सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा जी है, कार्तिक उरांव है, जिन्होंने झारखंड के लिए कुछ किया है, मतलब बिरसा मुंडा जी है, ठीक है। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये लोग हो गए, फुलो झानो। तो जितने किसी ने भी झारखंड के लिए कुछ योगदान दिया है, अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर झारखंड के लिए कुछ किया है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ेंगे। कई सारे झारखंड के डॉक्टर का नाम आपको बताएंगे, जो रांची में भी है, 5 रुपया में क्या करते हैं, आज तक चिकित्सा कर रहा है, इलाज कर रहा है। गुमला साइड में कई सारे वैद्य के नाम आते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बीमारी को ठीक करते हैं जड़ी बूटी से, सस्ते सस्ते दामों में। कुछ दिन पहले चर्चा आया था धोनी के नाम से भी, देखिए होंगे, धोनी भी जा रहा था चिकित्सा के लिए, यूट्यूब वगैरह में बहुत चर्चा में आया था ना। तो उन सब का नाम हम लोग को जानना होगा कि कौन ऐसा वैद्य है जिसके बारे में हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, कितना चर्चा में रहा है, कितना फेमस पर्सनैलिटी धोनी, वो तक उनसे मिलने जा रहा था या दवाई का यूज कर रहा था अपने पिताजी या माताजी के लिए। फिर एक क्या है, नागरिक उपलब्धियां। अब कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई फेमस खेल खिलाड़ी है, कोई फेमस पत्रकार है, पत्रकार में बोले तो कौन सा है बताइए। अभी एक बहुत फेमस पत्रकारिता है जिनका मतलब नाम झारखंड जोड़ा जाता है, अंजना ओम कश्यप जी। अंजना ओम कश्यप जी का नाम हम लोग कहां से जोड़ते हैं, झारखंड से जोड़ते हैं। खेल के क्षेत्र में बात करें, ईशान किशन का भी नाम जोड़ते हैं। धोनी भाई साहब तो है ही है, वो तो अपना है ही है, ईशान किशन का भी नाम आता है, सौरभ तिवारी का भी नाम आता है। तो जितने सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम किया है, नीलोत्पल मीनाल जी है, डार्क हॉर्स, यूपीएससी के जो स्टूडेंट लोगों के बीच में एक बहुत फेमस उन्होंने पुस्तक लिखा था, डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मीनाल का। तो इन लोगों के बारे में हम लोग को जानना होगा कि कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा उपलब्धि मिला है, जे.आर.डी. टाटा को क्या अवार्ड मिला है, कौन सा सम्मान मिला है। तो कहां पढ़ेंगे हम लोग, नागरिक उपलब्धियां, नागरिक उपलब्धियां, ठीक है। ये सारा टर्म हम लोग को कंप्लीट रूप से जानना है, सारा का सारा। इतना पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग क्या समझ में आया कि झारखंड का हमको कहां ज्यादा ध्यान देना है और कहां कम। सिलेबस जब कह रहा है कि खान खनिज, तो खान खनिज पे विशेष ध्यान देंगे। जब कह रहा है कि उद्योग धंधे, तो देना है ध्यान, उद्योग धंधे से पूछता भी है। अब योजनाएं कहा है, तो योजनाएं पढ़ के जाना है। अब एग्जाम में 3 से 4 योजनाएं पूछ दिया, आके पूरा सर पीट रहे हैं, पता नहीं खाली स्कीमें पूछा है। भैया सिलेबस में लिखा है योजनाएं, तो आपसे पूछेगा ना। अब कहा है कि भाषा साहित्य, आप कहिएगा कि हम तो नागपुरी पढ़ रहे थे, खोटा का बुक पढ़ लिया है। तो यहाँ लिखा है क्या कि नागपुरी पढ़ना है, वो आपका अलग पेपर है। इसमें क्या लिखा है, भाषा साहित्य। तो झारखंड की जितनी सारी मूल भाषा है, चाहे वो पंचपरगनिया हो, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो मुंडारी हो, कुड़ुक हो, सबके बारे में ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या रहा, झारखंड का सिलेबस रहा।
अब देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति से ही स्टार्ट करें। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी को। हम ये सोच रहे हैं कि झारखंड की जो सभ्यता संस्कृति है, मतलब जो जनजातीय समाज है, उसी से स्टार्ट किया जाए। इससे आपको सभ्यता संस्कृति पता चलेगा, उन लोगों का भाषा साहित्य भी पता चलेगा। तो क्या मत है आप लोग का, स्टार्ट किया जाए कि झारखंड का इतिहास भूगोल उसी से स्टार्ट करें? ठीक है ना, इसी से करें ना। हाँ इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही है, एकदम 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 एकदम। सिलेबस को इंग्लिश में लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिए, ठीक है। जैसे टर्म होगा हम बोलते चलेंगे, ओके सही है, बहुत जरूरी है ये जो बात कहा, ये बहुत जरूरी है। हाँ आर्टिकल्स मतलब उसी कल्चर के अंदर, आर्ट एंड कल्चर। जैसे मान लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइबल्स पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे। अब जनजाति का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह पे क्या है, नेमिंग है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उल्लेख किया गया है। आप लोग पढ़ते होंगे अनुसूची शेड्यूल 4 और 5, 5 और 6, 5 और 6, सॉरी 4 और 5 नहीं, 5 और 6। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशल प्रोविजन है, प्रोविजन है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि जब आर्टिकल आगे बढ़ेगा, आर्टिकल 15 का 4, 15 का 4, फिर अलग अलग आर्टिकल में क्या कहा गया कि फंड दिया जाएगा, उसका डेवलपमेंट का काम कीजिए। तो आर्टिकल भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसका हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि तो हम लोग क्या स्टार्ट करें, झारखंड का जो सिस्टम है ट्राइबल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल सिस्टम नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिकली क्या स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, पूरा यहाँ का सभ्यता। और किसी भी जगह का सभ्यता वहां के इंसान से ही ना आएगा। अगर मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं वहां पे, हड़प्पा के लोग कैसे थे, वहां के लोगों ने क्या बनाया था, वही ना पढ़ेंगे। वहां के लोग की भाषा कैसी थी। तो जब झारखंड की सभ्यता पढ़ेंगे तो झारखंड के लोग की पढ़ेंगे कि झारखंड के लोग कैसे हैं, झारखंड के लोग की भाषा कैसे है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, इसका मैरिज सिस्टम कैसा है। हमारा झारखंड एक ऐसा सिस्टम में चलता है जहां पर लड़की पक्ष को नहीं दिया जाता है, लड़का पक्ष देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वधू मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब टर्म को क्लियर करेंगे इसमें, सभ्यता और संस्कृति में। तो लिखिए आर्ट एंड कल्चर, कल्चर लिखिए, झारखंड की सभ्यता, सभ्यता। सबसे पहले तो देखिए हमारा जो झारखंड है, याद रखिएगा यहां के जो लोग हैं, झारखंड के लोग, इसको हम लोग झारखंड वासी कहेंगे तो सिंपल याद रखिएगा, झारखंड वासी क्या है, प्रकृति प्रेमी है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा धर्म कहिए, सबसे बड़ा इंटरेस्ट कहिए क्या है, नेचर। यहाँ के लोग कैसा है, नेचर को लव करने वाले, नेचर लवर। कैसा यहाँ के लोग, प्रकृति प्रेमी है, नेचर लवर है। प्रकृति प्रेमी है। और प्रकृति प्रेमी होने के कारण यहाँ की पूरी सभ्यता, पूरी की पूरी झारखंड की सभ्यता किस पर टिकी हुई है, नेचर के रूल्स पर टिका हुआ है, नेचुरल फेनोमेना में टिका हुआ है। नेचुरल फेनोमेना में टिका हुआ है, मतलब प्राकृतिक जो रूल है, प्राकृतिक जो नियम कानून है, उस पर टिकी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि झारखंड का मतलब ही क्या था, वन प्रदेश। और एक वर्ड देखिएगा बहुत प्रचलित है कि झारखंड क्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, जमीन का हक। यहाँ का मूल नारा क्या है, जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन है क्या, प्रकृति है ना। तो जहां पर जल जंगल जमीन की बात होगा, इसका मतलब किसका बात होगा, नेचर का बात होगा, प्रकृति का बात होगा, ठीक है। देखिए यहां पे झारखंड के निवासियों को बाद में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। बार बार हमारे हेमंत सोरेन जी कहते हैं ना, मूलवासी और आदिवासी, 2 टर्म यूज करता है। तो झारखंड में 2 टर्म को ही बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति। क्या कहते हैं हम लोग, जनजाति। एक टर्म क्या कहलाया, जनजाति, मतलब ट्राइब्स। और दूसरा टर्म क्या कहलाता है, सदान। एक टर्म क्या है, जनजाति, और दूसरा टर्म सदान। तो झारखंड में रहने वाले
गैर जनजाति परंतु मूल निवासी, मतलब यहीं के रहने वाले जो लोग हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। जो क्या है, नॉन ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है परंतु यहाँ के मूल निवासी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। तो झारखंड में जब भी हम लोग सभ्यता की बात करेंगे, मतलब दो प्रकार की सभ्यता चलेगी, एक जनजातियों की सभ्यता, एक सदानों की सभ्यता। लेकिन जब लंबे समय से कोई लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, रेंज तो वही है ना, धीरे धीरे एक दूसरे का सभ्यता क्या होगा, अपनाने लगेगा, जिस पर जो अच्छा लगेगा। अब आज के समय में आप देख रहे होंगे कि एक समय बहुत पहले रहा होगा या सुनते होंगे कि लोग में बहुत कट्टरता दिखता था। अभी के समय में देखिएगा होली दीपावली सबको ही मना रहा है, हिंदू समाज ही मना रहा है, मुस्लिम समाज ही मना रहा है, दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा हो रहा है, हर कोई मना रहा है, ईद में भी आपको भी बुलाया जा रहा है, आप भी खाने चल गए। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज में एकीकरण आ रहा है ना, कि लोग सोच रहे हैं कि भैया फेस्टिवल है ना, एंजॉय करो, कभी तो फेस्टिवल आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, झारखंड में दो कम्युनिटी भरपूर, एक कौन है, सदान जो कि नॉन ट्राइबल्स है परंतु यहाँ के क्या है, मूल निवासी है, और दूसरा क्या है, जनजाति, ये तो यहाँ के मूल निवासी है, आदिवासी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी। ठीक है, तो एक हो गया सदान, एक हो गया जनजाति। तो सदान का डेफिनेशन क्या लिख के रखेंगे, नॉन ट्राइबल्स लेकिन यहाँ के मूल निवासी, वो क्या कहलाते हैं, सदान कहलाते हैं। पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं, फिर हम लोग इधर जाएंगे, सदान को देखेंगे। क्या टर्म है, जनजाति। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आप लोग ये टर्म सुनते होंगे, जनपद, महाजनपद, सुनते हैं ना, जनपद, महाजनपद, वो जन से ही ना बना है, जन मतलब कहीं के लोग, जनता वर्ड कहते हैं ना, लोक जन, ये वर्ड सुने होंगे, मतलब लोगों के बारे में बात करता है कि लोक जनों ने ये कहा, मित्रगण या मित्र जन, मतलब मित्र लोग ने क्या कहा, कहने का मतलब क्या, जन कहने का मतलब वहां के लोग, किसी क्षेत्र के लोग, इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र के लोग, कहने का मतलब आदि लोग। और जाति मतलब किसी एरिया में रहने वाले जो कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, कास्ट हम लोग कहते हैं ना, तो नॉर्मल कास्ट मतलब क्या समझ लेते हैं, एक समुदाय की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे निवास करने वाले जो लोग हैं, यानी जहां पे उसका वास स्थान है, जहां पे उसका हैबिटेंट है ना, कहीं पे रहने वाले लोगों का हैबिटेंट होगा, अपना निजी एक स्थल होगा, तो कहीं पर रहने वाले जो आदिवासी हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जनजाति कह देते हैं। ये जो टर्म है ट्राइबल, ये जनरली कहीं पर डिफाइन नहीं मिलता है कि ट्राइबल इसे कहते हैं। ट्राइबल होने का मूल पॉइंट क्या है कि भैया किसी स्थान के मूल लोग जो एक लंबे समय से एक ही स्थान पर रह रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, मूलवासी या मूल निवासी, ये भी तो कहलाएगा ना। तो किसी भी एरिया का मूल निवासी क्या कहलाएगा, आदिवासी कहलाएगा। यानी ये कंसेप्ट जो एक विजुअल हो जाता है ना कि जनजाति मतलब जंगल पे रहने वाले, विजुअल हो जाता है। देखिए किसी को कहिए कि हम लोग झारखंड से अब जाके देखिए तो कहेगा ओ जंगल में रहते हो, झाड़ी, वो चक दे इंडिया देखे होंगे आप लोग, उसमें जब झारखंड से प्लेयर जाते हैं तो कैसा ट्रीट किया जाता है कि जंगल झाड़ी से आया है। भैया जनजाति का मतलब हम लोग जंगल झाड़ी से नहीं आए हैं, हम लोग किसी एरिया के क्या है, मूल निवासी है, लंबे समय से एक ही एरिया पे हमारा क्या है, हैबिटेंट है। साथ ही साथ एक चीज और क्राइटेरिया है कि हैबिटेंट एक ही जगह पर है और हम लोग बाहरी कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर लेंगे। हमारा जो अपना कल्चर है उसको आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रिचुअल्स को, उस कल्चर को निभा रहे हैं। तो ट्राइबल्स यानी कि जनजाति या आदिवासी वैसे लोग को कहते हैं जो या तो एक स्थान का क्या है, मूल हैबिटेंट है, ओरिजिनल हैबिटेट रहा हो, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वो अभी तक अपना कल्चर, अपना रिचुअल्स उसको मान रहा है। अमेरिका मतलब हम लोग क्या समझ लेते हैं, बड़े बड़े शहर, एकदम वो शॉर्ट कपड़े पहनने वाले, जींस पहन के घूमने वाले, लेकिन अमेरिका में भी आदिवासी है जो ये सब नहीं करते हैं, वो अपना कल्चर को आज तक निभा रहा है। रशिया में भी आपको मिल जाएंगे,
हर एरिया में वहां के मूल लोग हैं जो आज तक अपना कल्चर को चेंज नहीं किया है। तो जो अपना कल्चर, अपना रिचुअल्स, अपना खान पान, अपना रीति रिवाज, इसका मतलब ये नहीं कि मिलन नहीं होगा। अब लंबे समय तक अलग अलग कम्युनिटी के बीच में रहेंगे तो कुछ तो अडॉप्ट करेंगे ना। तो अडॉप्ट तो किए हैं लेकिन अपने वाले को भूल नहीं गए। आज भी हम लोग सोहराय मनाते हैं, सरूल मनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरूल मनाना छोड़ दिए, सोहराय मनाना छोड़ दिए कि नहीं भैया इंडिया वाले लोग को क्या मनाना चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर करना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर भी मना रहे हैं, पूरा हैप्पी न्यू ईयर मैसेज कर रहे हैं। इसका मतलब सरूल मनाना या सोहराय मनाना भूल नहीं गए। होली मनाना भूल गए क्या, वो भी मना रहे हैं ना। तो क्या नहीं कहने का मतलब किसी एक विशेष एरिया के लोग, मूल हैबिटेंट, जो अपना कल्चर को क्या रखा है, अभी तक जिंदा रखा है। इसको जिंदा रखा है, अपना कल्चर को जिंदा रखा है। जो भी उसका खान पान रहा है, खाने पीने का जो सिस्टम रहा है, उसको भी जिंदा रखा है। जैसे अपना झारखंड में धुसका, चल जाइए गोवा वगैरह धुसका मांगिए, बिहारी चल जाइए ना धुसका मांगिए, बहुत कम चांस है धुसका मिलेगा। गुलगुल्ला लोकल फूड जो हमारा मिलता है, भले मोमो भी बिकता है, मोमो आने से मना थोड़ी किया, मोमो आ गया है ना, बिकता है ना। इसका मतलब थोड़े कि हम लोग धुसका छोड़ दिए, गुलगुल्ला छोड़ दिए, वो भी तो हमारा लोकल फूड चल रहा है। तो यानी क्या हुआ, खान पान को भी टिका के रखे, अपना पर्व त्योहार। आज भी देखिए जब डेलीगेट्स हम लोग आ रहे हैं G20 का, तो हमारे जो स्वागत हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग पूरा सूट बूट पहन के नहीं, वो जो हमारा ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल जो डांस है मादल के साथ हम लोग बजाते हैं। बड़े से बड़े कोई आते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि भैया हमारा ये ट्रेडिशनल है, मतलब हमारा क्या रीति रिवाज, रीति रिवाज। हमारा रीति रिवाज, रीति रिवाज कहने का मतलब कल्चर है ना। हमारा जो भी यहाँ पर रिलीजियस धर्म है, हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिएगा कुछ ही दिन पहले झारखंड सरकार ने सरना कोड पास किया था। सरना कोड कहा कि सरना धर्म को भी स्थान दिया जाए, क्योंकि मानना ये था कि हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी टर्म को जनजाति, वो हिंदू टर्म से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन अभी जो हाइक बचा हुआ है वो कि केवल हिंदुस्तान मतलब हिंदू वो वाले में नहीं जा रहे हैं। उनका अपना ही एक धर्म, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अपना एक प्रॉपर धर्म के बारे में आप डिफाइन कर दीजिए और उसको क्या नाम दिया गया, सरना धर्म। जुड़ा हुआ तो ठीक है, इस पे बहुत सारा विवाद भी लंबे समय तक चला। कुछ कहते हैं कि नहीं हिंदू है, कुछ कहते हैं हिंदू नहीं है, लेकिन मूल कहने का मतलब क्या है, प्रकृति पूजक है। और जो समाज प्रकृति पूजक है उसी को क्या कहा गया, सरना धर्म कहा गया, आदि धर्म कहा गया। सरना धर्म को क्या कहा गया, आदि धर्म, मतलब प्रकृति पूजक समाज। यानी ये क्या हो गया, एक अपना इसका एक धर्म भी दिखा रहे हैं हम लोग झारखंड में, सरना धर्म। झारखंड सरकार ने पास करके भेजा था, है ना। अभी तक तो केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ रूल बनाया नहीं है, और जब भी कोई धर्म लागू होगा तो पूरे देश पे लागू होगा, और उसके लिए रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट में पास होता नहीं है तब तक तो होगा नहीं। इसको बेसिकली अलग करने का कारण क्या था कि एक अलग पहचान मिले, जितने सारे जनजाति है उसको अलग पहचान मिले। लेकिन केवल झारखंड के बोलने से होगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या कहें, किसी भी स्थान पे रहने वाले मूल निवासी जो अपना कल्चर, खान पान, पर्व त्योहार, रीति रिवाज को टिका के रखा है, जिंदा रखा है, खत्म नहीं होने दिया है, वो क्या कहलाएगा, जनजाति। तो ऐसा थोड़ी कि झारखंड में ही है, उड़ीसा में भी तो पाया जा रहा है, तो सब मानेगा तब ना। तो झारखंड सरकार फिलहाल कहा कि हमारे झारखंड में जो आदिवासियों का धर्म है वो क्या है, सरना धर्म। ठीक है, अब इसमें क्या सही क्या गलत वो तो डिबेट का बात है, बाद में चर्चा होगा। लेकिन ये जरूरी है कि आदिवासी क्या होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। तो वर्ल्ड में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, जहां पे ये सारा क्राइटेरिया मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदिवासी या जनजाति या फिर मूल निवासी। लेकिन हमारे इंडिया में जो टर्म यूज होता है वो होता है अनुसूचित जनजाति। नाम सुने होंगे ना, एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। क्योंकि भारत के संविधान में जो शेड्यूल्ड है उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। अनुसूची में जिस ट्राइब्स का नाम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। वर्तमान में अगर भारत के बारे में कहा जाए, इंडिया के बारे में कहा जाए, तो लगभग 705 एथनिक्स ग्रुप मतलब जनजातीय कबीला की पहचान की कर जा चुकी है।
अभी तक। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जितनों की पहचान मिल चुकी है, जितनों को क्या माना चुका है, अनुसूचित जनजाति माना चुका है। जनजाति नहीं कह रहे, अनुसूचित जनजाति। मतलब भारतीय संविधान के अनुसूची में अभी तक जिसको शामिल कर लिया गया है लगभग, वो लगभग कितना है, 705 एथनिक ग्रुप है। कबीलाई समूह है, एथनिक ग्रुप है। और इसको हमले कहां मिलेगा आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और विशेषकर शेड्यूल हमारा 5 और शेड्यूल हमारा 6 दोनों में है ना। जब दोनों शेड्यूल्ड में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अभी तो ठीक है, मतलब जेएसएससी के लिए, लेकिन अगर कभी जेपीएससी में जाते हैं और अगर आप ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी कि भैया जनजाति तो समझ में आ रहा है, ये अनुसूचित जनजाति क्या होता है। तो सिंपल से क्या बात है कि अनुसूची में उल्लेख है, भारतीय संविधान के शेड्यूल्ड में उल्लेख है, इसीलिए क्या कहलाया, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति कहलाया। वैसे शेड्यूल कास्ट भी है, अनुसूचित जाति भी है, एससी बोलते हैं ना हम लोग, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। लेकिन इन 705 में भी ट्राइब्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडिया की बात करें तो ट्राइब्स को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक तो है जिसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो मुख्य धारा से जुड़ चुका है, जैसे संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, खड़िया हो गया, जो किसे जुड़ चुका है, मुख्य धारा से जुड़ चुका है और धीरे धीरे डेवलपमेंट की और मतलब नया चीज को एडॉप्ट भी कर रहा है, अपना पहचान भी नहीं खोया है, मोबाइल भी चला रहा है, कपड़े भी धारण कर रहे हैं, खान पान में भी चेंजिंग कर रहा है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे समुदाय है जो लोगों से एकदम अलग रहते हैं, एकदम अपना रीति रिवाज में वही, वो झोपड़ी वाला घर ही रखा है, सरकार कितनों कह रहा है कि घर ले लो, नहीं लेंगे, मतलब उसको अभी क्या अनडेवलप्ड कंडीशन में है, विकास ही नहीं हुआ है। सेंटिनाइल नाम का सुने हैं, सेंटिनाइल एक द्वीप है, सेंटिलिन द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं हम लोग। जनसंख्या में कहा गया कि 15 ही लोग हैं, 15 लोग हैं, और उन लोगों का भारत सरकार से या भारत के गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। सरकार कई बार कोशिश किया कि हम अपना खाना भेजे, तरीका भेजे, घर बनाए, कोई मतलब ही नहीं रहा। उन लोग को आज तक लगता है कि तीर धनुष चला देंगे तो सारे घायल हो जाएंगे। अभी भी तीर धनुष को लोग इतना पावरफुल मानते हैं कि अभी भी क्या है, पूरी तरह से कटे हुए। मूवी वगैरह हम देखते होंगे ना, कुछ कबीला दिखा दिया जाता है एकदम जंगल के अंदर, आज भी कबीलाई समाज है, तो आज भी चल रहा है। तो इसी 705 के अंदर जब पहचान किया गया तो नाम दिया गया वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पीवीटीजी, प्रिमिटिव बोलते हैं, एकदम प्राचीन, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसकी संख्या कितना है, 75। एट प्रेजेंट की बात करें तो पूरे भारत के कह रहे हैं, पूरे भारत में 705 आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राइबल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप, उसमें पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले इसका नाम था प्रिमिटिव, मतलब जो अति प्राचीन है। जैसे झारखंड में असुर जनजाति, झारखंड का बिरहोर जनजाति। आप लोग नॉर्मल रहते होंगे, रांची में शहर में रह रहे हैं तो आपको मुंडा मिल जाएगा, उरांव जनजाति का मिल जाएगा, लोग संथाल भी मिल जाता है, मिलता है ना, खड़िया भी मिल जाता है। लेकिन रेयर केस में होगा कि कोई आपका दोस्त में असुर टाइटल लगाता होगा, दिखता ही नहीं है ना कि ये क्या है, पीवीटीजी में है। अभी भी इतना पिछड़े हुए हैं कि मुख्य धारा से इसका संबंध ही नहीं। कुछ दिन पहले सरकार ने यहां तक घोषणा कर दिया था कि अगर आप असुर जाति से हैं और ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप सरकार से मिलिए, आपको कुछ ना कुछ नौकरी की व्यवस्था किया जाएगा। जो इतने पिछड़े हैं उसको लगता है कि ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा। रेयर केस में कहां तक पहुंचता है, ग्रेजुएशन करेगा या मैट्रिक करेगा, कि जो समाज से ही अलग है वो कहां से पहुंचेगा। तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, पीवीटीजी। पूरे कितना है भारत में, 75, हमारे झारखंड में भी 8 है। और ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही समुदाय के लिए एक योजना चला था, डाकिया योजना। क्यों चला था, राशन कार्ड आपको मिला, आप एकदम जिस दिन डेट है राशन मिलने का पहुंच जाइएगा। इन लोगों को कहा गया कि राशन कार्ड है, बोला क्या करेंगे इसका, बोला इससे राशन मिलेगा, बोला इससे राशन कैसे मिलेगा, राशन तो खेत से मिलेगा ना, खेत में मेहनत करेंगे तब ना राशन मिलेगा। बोला नहीं नहीं, इसको लेके आना होगा। बोला कहाँ, तो बनाया होगा,
जो हम लोग का क्या कोटा वाला रहता है ना, जहां से मिलता है, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि इससे राशन मिलेगा। ये क्या चीज है, इससे राशन मिल जाएगा। तो सरकार कहा कि भैया आपके घर तक राशन पहुंचा देंगे। डाकिया योजना के तहत सरकार क्या कहा था कि आपको नहीं आना है, आपके घर में कितना मेंबर है बता दीजिए, उस आधार पे हम क्या कर देंगे, खुद से राशन पहुंचा देंगे। यानी ये आज भी इतने पिछड़े हैं। क्लियर है? झारखंड में कितना है अपना 8 और पूरे भारत में। तो ये जो पीवीटीजी है, इसके लिए कोई ना कोई कमीशन तो आया होगा ना। इसके दिमाग में पहली बार आया होगा कि केवल जनजाति कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसे लोग भी है जो क्या एकदम पिछड़े हुए हैं। ये कहा था ढेबर कमीशन, याद रखिएगा। पीवीटीजी के बारे में, यानी आदिम जनजाति के बारे में, पीवीटीजी कहने का मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, आदिम जनजाति के बारे में किसने कहा था, ढेबर कमीशन ने। 1973 के आसपास ये कमीशन आया था, ढेबर कमीशन। लगभग कब आया था, 1973, ढेबर कमीशन। इस कमीशन ने पहली बार यह कंसेप्ट लाया कि भैया जनजातियों के अंदर भी 2 ग्रुप है। एक का नाम क्या है, आदिम जनजाति, पार्टिकुलरली वल्नरेबल, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। और पीवीटीजी की संख्या में भारत में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। जनजातियों की नहीं कहें हम लोग, किसकी कहें, पीवीटीजी। आदिम जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, उड़ीसा में। ये बहुत चर्चा का विषय बना था जिस समय सरकार, कोरोना का समय आया था ना। अब कोरोना के समय में क्या कर रहा था वो, कोविशील्ड और कौन से था टीका, कोवैक्सीन, 2 टीका था। सरकार टीका लगा रही थी। अनुसूचित ये जो ग्रुप है पीवीटीजी, ये लोग एकदम अलग थे, कोरोना का फैलाव तो हुआ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स ग्रुप में इसका फैलाव चालू हो गया। अब सरकार उसको ये एक्सेप्ट करवाए कि ये कोरोना है, तुमको क्या लेना पड़ेगा, सुई लेना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा। यही सबसे टफ काम है ना। वो तो सीधा अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो क्या मान लेगा कि जो भी उसके देवता है, देवता का प्रकोप गिरा है, बलि चढ़ाओ, गांव के गांव साफ हो जा रहे हैं। तो सरकार को ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि नॉर्मल आदमी तो हॉस्पिटल भी आएगा, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है उसको फील करेगा, ये लोग तो आएगा ही नहीं। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि कोरोना का जो डेटा सरकार दिया है वो हो सकता है उससे कई ज्यादा। इन सारे ग्रुप में अगर कोई लोग कोरोना से मारे गए होंगे, गांव के गांव क्या हो गए, समाप्त हो गए, और कोई रिपोर्ट भी नहीं आया होगा, ना सरकार के पास ना मीडिया के पास, क्योंकि मीडिया के पास आएगा तब ना, हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचा होगा। तो सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता की बात भी कर रही थी कि जगह जगह पर जाइए, उन लोगों को जागरूक कीजिए कि आप लोग भी ये टीका लगाइए। ये हमारे झारखंड में भी है। झारखंड में एक न्यूज आप सुने होंगे कि बिरहोर परिवार की एक बच्ची भूख से तड़प के मर गई थी। भूख के कारण खाना नहीं मिल रहा था। जब तक वो मीडिया में हाईलाइट हुआ तब तक कहा गया कि भूख से वो मर गए। कंडीशन क्या था कि वो आ ही नहीं पाए। मुख्य धारा में अगर कहीं से जुड़ते तो खाने के लिए कुछ तो मिलता, लेकिन वहां से निकलेंगे तब ना। यानी अभी भी ये पिछड़ा समाज है। हम लोग तो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज अभी तक हमारा क्या है, पिछड़ा हुआ। और यही बात चर्चा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी किया कि जब हम झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि जेल बनाइए। आप सुने होंगे उसके स्पीच में, अभिभाषण में, नया नया जेल बनाइए। और हमारे क्षेत्र के लोग खान पान थोड़ा सा अलग रहते हैं, मतलब हरिया चलता है, पचोई चलता है। पीने के बाद तो लोग अपना आपा खो ही बैठता है, आपस में लड़ लिया और वो केस हो गया। अब उसके लिए 3 साल से चक्की पीस रहा है, कोर्ट जा रहा है, थाना जा रहा है, पैसा है ही नहीं, कहा कि सजा देना है दे दो, पैसा है ही नहीं कि हम वकील लेकर आए पाए। अगर एक किसी को थप्पड़ भी मार दिया, उस पर भी केस हुआ है तो जेल चला गया, वकील तो रहा नहीं इस लोग के पास। तो ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए प्रावधान किया गया है कि इन लोगों को विशेष रियायत दिया जाए। किनको, जिनका उल्लेख किसमें होगा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में होगा। जिस भी ट्राइब्स का उल्लेख शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में होगा, उसको क्या मिले, विशेष रियायत मिले कि पुलिस उन लोगों के साथ व्यवहार ना कर सके। सीधा किसके पास चल जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक है। झारखंड में भी कई सारी जगह हम बताते होंगे, जैसे आप लोग जाते हैं, कौन सा फॉल है वो, दसम फॉल। उसके दसम फॉल खूंटी वाला इलाका में, वहां देखिएगा आपको पत्थर लिखा हुआ मिलेगा कि इस इलाका में राज्य विधानमंडल के रूल लागू नहीं होते। भारतीय संविधान का आर्टिकल के तहत
243 लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इस आर्टिकल के तहत कोई रूल लागू नहीं होते हैं। वो लोग वोट डालने भी नहीं आएगा। उन लोग के लिए रूल कहां से बन के आता है? सेंट्रल से, विशेषकर राष्ट्रपति महोदय के पास से होकर। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, झारखंड की जनजातियों के बारे में। लगाया हेडिंग जाए, झारखंड की जनजाति। जनजाति क्या होता है समझ में आया? तो ट्राइब्स ऑफ झारखंड। अच्छा, ट्राइब्स ऑफ झारखंड पढ़ने से पहले हमको लगता है एक बार ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड और ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इन दोनों पे भी बात होना चाहिए क्या? ये एग्जाम में तो पूछता वो भी है कि ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड कहां कहां पाया जाता है। तो केनिया की एक जनजाति है मसाई। केनिया कौन जनजाति है? मसाई। वो चर्चा किसके लिए? दान देने के लिए। दान देने के लिए आपको एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि अमेरिका में जो वो हमला नहीं हुआ था, जो क्या वो ओसामा बिन लादेन, उनके समय जो हमला हुआ था, तो सभी लोग दान कर रहे थे। तो मसाई जनजाति के जो इलाके हैं, केनिया वाले लोग, वो दान के मामले में ये नहीं कि अरबों रुपया भेज देंगे, वो 30 गाय दान किए थे। गाय, जब लोगों को बहुत समय बाद पता चला कि सरकार ने उस गाय को बेच दिया होगा और उसका फंड का यूज किया होगा, लोगों को ये पता चला कि भैया एक ट्राइब ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है जो खुद पिछड़े हुए हैं, वो लोग भी आगे आए और 30 गाय दान दिया गया। लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि उस गायों को आप ढूंढ के लाइए, और फिर नीलामी हुआ। लोगों के क्या होता है, भावना जुड़ जाता है ना कि ये व्यक्ति भी क्या किया, हम लोग के लिए दान दिया है। तो पूरे वर्ल्ड में दान के मामले में बहुत फेमस है कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति, जो केनिया की है। ठीक वैसा ही मिलेगा बुशमैन। बुशमैन हाँ, अफ्रीका तरफ में मिलेगा। फिर आप लोग सुनते होंगे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे घना जंगल अमेजोन है ना, वहां पे अलग अलग टाइप्स मिलते हैं। इंडियाना मिलते हैं, इंडियाना जोन्स मूवी देखे हैं ना, तो इंडियाना कहाँ मिलता है? अमेजोन बेसिन में मिलते हैं। इस कबीला के मुख्य कौन होते हैं? महिलाएं होती है, आज भी होते हैं। से अगर इंडिया की बात किया जाए, भारत में बात किया जाए, तो भारत के पुराने जनजाति में कौन आएगा? जारवा। जारवा, जारवा अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको। सेंटिनियल, जारवा, ओरांगुटांग, ये सब यहाँ क्या है? ट्राइबल ग्रुप है। ये सब कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले एक बार क्या लिख ले हम लोग? विश्व की जनजाति, फिर थोड़ा बहुत भारत की जनजाति, इसके बाद झारखंड की जनजाति। अच्छा, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनजाति पॉपुलेशन कहां पे है? मध्य प्रदेश। संख्या में कहा जाए तो पॉपुलेशन कहां पे है? मध्य प्रदेश। और परसेंटेज में कहा जाए तो मिजोरम। लेकिन यूनियन टेरिटरी कहें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मान के चलिए लगभग वहां के जितने आबादी हैं वो सब क्या है? ट्राइबल से। कहने का मतलब अगर लक्षद्वीप में किसी भी बच्चा है जो लक्षद्वीप से बिलोंग कर रहा है, उसके माता पिता दादा नानी कोई भी लक्षद्वीप का रहा हो, वो क्या कहलाएगा? वहां का ट्राइबल ग्रुप कहलाएगा। और धर्म के मामले में वहां पे लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लक्षद्वीप के जो बहुत सारे ट्राइबल्स है, इसका धर्म किससे मिलता जुलता है? इस्लाम धर्म से मिलता जुलता है। लेकिन क्या ग्रुप है? ट्राइबल ग्रुप। तो दिमाग में ये मत रखिएगा ट्राइबल ग्रुप का मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग होगा। अमेरिका में जो ट्राइबल ग्रुप होगा और झारखंड का जो ट्राइबल ग्रुप होगा, क्या दोनों का धर्म एक जैसा होगा? नहीं ना होगा। तो अलग अलग भी हो सकता है। इंडिया में हो सकता है कि एक जैसा हो, गारंटी लेकिन नहीं है। कुछ भूटिया मिलेगा, जो बकरवाल होते हैं, भूटिया होते हैं, वो पशुपालन पे खूब ध्यान देते हैं। और झारखंड के ट्राइब हंटिंग पे ध्यान देते हैं। बिरोर जनजाति खूब हंटिंग करेगा, शिकार करके खा लेगा, जो पशुपालन करेगा ही नहीं, मछली पकड़ने पे ध्यान देगा। तो जहां का जैसा ज्योग्राफी होगा वहां के जनजाति वैसे होंगे। ये जनजाति कहने का मतलब मूल निवासी। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले याद दिलाइएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में मेन किस जगह पर कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आर्टिकल है जो जनजातियों को क्या देती है? रियायतें देती है, फैसिलिटी देती है। कौन कौन सा शेड्यूल है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, बहुत सारा आर्टिकल होगा। और सारा आर्टिकल याद रखना है। जब इन्होंने पूछा था ना, सर आर्टिकल पूछता है, तो यही आर्टिकल पूछेगा कि इनकी रक्षा के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, फंडिंग के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। समझ में आया? आज का क्लास हम लोग ज्यादा कुछ तो बातें नहीं की, पहला सिलेबस पे बात की जो कि करना बहुत जरूरी था, और जनजाति का एक बेसिक आइडिया पे बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड।
ठीक है, चलिए धन्यवाद।